हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेराबाइट गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की सोशल साइंस का चैप्टर 2, जो कि है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इसे हम मेरे नोट्स से और एनसीईआरटी की केस बेस्ड स्टडीज से अच्छे से कवर करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीटली टू द पॉइंट होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं पहले पेज से। शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द अर्थ सरफेस कोई स्टैटिक नहीं है, मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं टाइम के साथ। जो हम लैंडस्केप देख पाते हैं अर्थ पर, जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स और प्लेट्यूज, ये सब कुछ कंटिन्यूस इंटरप्ले है। किसके बीच का? इंटरनल फोर्सेस जो है अर्थ के अंदर होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं अर्थ के जो बाहर होते हैं, वो इनको रीशेप कर देते हैं। बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। ये देखिए, इंटीरियर ऑफ अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जिस पर फिलहाल हम प्रेजेंट है, वो होती है क्रस्ट। ये 0 से 35 किलोमीटर इसकी अप्रोक्सीमेट डेप्थ होती है और इसका मेन कंपोजिशन होता है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, जिसे सियाल भी बोला जाता है। और जो इसका लोअर पार्ट होता है, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। इसका फिजिकल स्टेट होता है कि ये सॉलिड होता है, ब्रिटल होता है और एक्सट्रीमली थिन होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। बाकी अर्थ को कंपेयर करें तो इसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स हैं, वो सब क्रस्ट के अंदर आती हैं। बात करते हैं मेंटल लेयर की। ये 35 से 2900 किलोमीटर की रेंज में आता है। इसमें सिलिकेट्स होते हैं जो कि रिच होते हैं आयरन और मैग्नीशियम में, यानी कि इसमें हमें मिलता है सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। यहाँ पर हॉट सेमी मोल्टन प्लास्टिक स्टेट होती है। ये एस्थेनोस्फेयर कंटेन करता है, जिसमें कि मूव करने की क्षमता मिल पाती है प्लेट्स को। बात करते हैं कोर की, जो कि है 2900 से 6371 किलोमीटर तक। इसकी मेन कंपोजिशन है निकल एंड आयरन, निफे। और ये डिवाइडेड है लिक्विड आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर में। जो इनर कोर है वो सॉलिड है ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर, और टेम्परेचर जो है 5000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। अब एक ये फैक्ट देख लेते हैं। आउटर मोस्ट रिजिड लेयर ऑफ अर्थ है, जो कि है क्रस्ट। ये टॉप मोस्ट सॉलिड पोर्शन ऑफ मेंटल को भी कंटेन करती है, जो कि होता है लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर हम जैसे कि पढ़ चुके हैं कि लिथोस्फेयर होता है वो पार्ट अर्थ का जो कि पत्थर कंटेन करता है। लिथोस्फेयर ब्रोकन है इंडिविजुअल फ्रेगमेंट से, जिनको बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स होती है, जिनकी वजह से ही फिजियोग्राफी जो अर्थ पर है, जो लैंडस्केप है अर्थ पर, वो चेंज होती है। अब ये इमेज देख लेते हैं। अब ये चीजें देखिए, जैसे ये क्रस्ट ऊपर वाली लेयर, फिर है मेंटल, फिर है आउटर कोर, फिर है इनर कोर। जो इसमें अब ये एक साइड से देखिए, यानी कि रेडियस के फॉर्म में देखिए। ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर की होती है, थिन होती है, पर ये डेंस ज्यादा होती है, यानी कि ये भारी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अप्रोक्सीमेट जो डेप्थ होती है वो होती है 30 किलोमीटर, और ये कम डेंस होती है एज कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट। इसीलिए इसका वेट भी जो है ओशनिक क्रस्ट से कम होता है। बात करते हैं लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर होता है 100 किलोमीटर तक का एरिया, जो कि कंपोज होता है रॉक्स का। फिर आता है एस्थेनोस्फेयर, जो कि 200 किलोमीटर तक रेंज में पड़ता है। एस्थेनोस्फेयर वैसे तो मेंटल में लोकेटेड होता है, अपर मेंटल में। मेंटल की बात कर लेते हैं पूरे की। ये होता है 2900 किलोमीटर तक रेंज करता है ये। फिर है आउटर कोर, 2200 किलोमीटर तक रेंज करता है, ये लिक्विड होती है। और इनर कोर 1250 किलोमीटर तक रेंज करता है, ये सॉलिड होती है। अब इनके बारे में ये डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स के अंडर 30 से 40 किलोमीटर होती है और 5 से 7 किलोमीटर होती है ओशन के अंदर। एस्थेनोस्फेयर एक हॉट मोबाइल लेयर, यानी कि मूव करने वाली लेयर होती है, पार्शली मोल्टन रॉक की इनसाइड द अर्थ। आउटर कोर होती है एक फ्लूइड लेयर, मेनली कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एंड निकल, यानी कि निफे। लिथोस्फेयर की बात करें तो रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, यानी कि लिथोस्फेयर कंटेन करता है क्रस्ट एंड अपर मेंटल को। मेंटल मोस्टली सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ्स आउटर कोर। इनर कोर एक सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल है, जो कि डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है। अगर यूं पूछे जो डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्या है, तो वो है इनर कोर, जो कि बिल्कुल सेंटर है अर्थ का। अब देख लेते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये स्टेट करती है कि जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, यानी कि जो रॉक्स वाला पार्ट है, वो फ्रैक्चर्ड है, यानी कि उसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं। वो 7 मेजर और सेवरल माइनर स्पीसीज में टूट रखा है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जिन पर कन्वेक्शन करंट्स जो हैं अफेक्ट करते हैं जिन चीजों को। अब 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर लेते हैं। पैसिफिक प्लेट, जो कि लार्जेस्ट है और प्राइमरीली ओशनिक क्रस्ट है, यानी कि ये ओशंस के नीचे है प्राइमरीली ज्यादातर। और लार्जेस्ट प्लेट ऑन द अर्थ है, ये है पैसिफिक प्लेट। और पैसिफिक प्लेट ऐसी है कि इसका एरिया इतना ज़्यादा है कि सारी कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर का सबका एरिया मिला लेंगे तो भी पैसिफिक प्लेट बड़ी पड़ती है। बात करते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। जो नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में है वो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट।
साउथ अमेरिकन प्लेट है साउथ अमेरिका वाले रीजन में, यूरेशियन प्लेट है यूरोप और एशिया का मोस्ट ऑफ पार्ट, अफ्रीकन प्लेट है अफ्रीका और सराउंडिंग ओशनिक क्रस्ट वाला पार्ट जो है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन और सब कॉन्टिनेंट जोन को जो कि कंटेन करती है, एंटार्क्टिक प्लेट है एंटार्क्टिका और सराउंडिंग सदर्न ओशन को जो कि कंटेन करती है। मैं इन प्लेट्स की आपको इमेजेस दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कौन सी प्लेट कैसे है, कहाँ पर है, क्या चीज़ है। ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट ये साइड भी आ रही है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अंटार्कटिक प्लेट नीचे, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह देते हैं, ये यूरेशियन प्लेट है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। मोस्ट टेक्टोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है लॉन्ग प्लेट मार्जिन की वजह से होती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स देख लेते हैं, जो कि ऐसी प्लेट्स होती हैं जो कि एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ वो बढ़ रही हैं, धीरे 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 चल रही हैं ऐसे इस डायरेक्शन में। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करती हैं यानी कि आपस में टकराती हैं, उनका क्रस्ट जो है बकल हो जाता है अपवर्ड टू फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स। यानी कि अब जो ये एक आई, अब यूं लगा लीजिए ये हैवी प्लेट थी तो ये नीचे की तरफ चल पड़ेगी, और ये लाइट प्लेट थी तो ये ऊपर की तरफ चल पड़ेगी, तो ये क्या बनाएगी, फोल्ड माउंटेन्स, जिनके एग्जांपल है हिमालयाज, जो कि कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वजह से बने हैं। जब ओशनिक प्लेट मीट करती है एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से, जो हैवियर ओशनिक प्लेट होती है वो अंदर की साइड चल जाती है यानी कि नीचे चलने लगती है, और जो लाइटर प्लेट होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ चलने लगती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन, जो कि डीप ओशन ट्रेंचेस बनाते हैं, अर्थक्वेक्स क्रिएट करते हैं और वोल्केनिक आर्क्स बनाते हैं। अब इसमें से एक फैक्ट देख लेते हैं, जो डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ अर्थ है वो है मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है। बात करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री की, जो कि होती है कंस्ट्रक्टिव। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे इस डायरेक्शन में, तो जब इनके बीच में से जो ये गैप है ये खुलेगा, दूर दूर जाएंगी, रिज बन जाएगी जिसके अंदर से मैग्मा राइज करेगा गैप को फिल करने के लिए, तो वो नया ओशनिक क्रस्ट बन जाएगा। यही एक प्राइम एग्जांपल है मिड एटलांटिक रिज का। बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की, जो कि कंजर्वेटिव होती है, जिसमें दो प्लेट्स स्लाइड करती है हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, यानी कि ऐसे स्लाइड करती हैं। अगर एक प्लेट ऐसे जा रही है तो एक प्लेट ऐसे जाएंगी, ये साइड साइड में होती हैं, ये ऊपर नीचे नहीं होती हैं, ये साइड साइड में ऐसे हॉरिजॉन्टली स्लाइड करेंगी। ये क्रस्ट क्रिएट नहीं होता ना ही डिस्ट्रॉय होता है, पर हैवी फ्रिक्शन रिजल्ट करता है फ्रीक्वेंट और सीवियर अर्थक्वेक्स में, जैसे कि सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कि कैलिफोर्निया में है। आप इमेज सर्च जरूर करिएगा, सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये क्या है, इस कारण से वहां पर अचानक से ही अर्थ के क्रस्ट में क्रैक आ गया था कुछ ही टाइम के अंदर। बात करते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की। हॉर्स शू शेप्ड जोन लाइनिंग द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर। ये होम है ओवर 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनोज, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक्स यहाँ पर ही आते हैं कन्वर्जेंस और सबडक्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। मैं आपको दिखा देता हूँ रिंग ऑफ फायर क्या है। जो ये रेड आप देख पा रहे हैं डॉट्स, ये है रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में। ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक, ये है एल के, जितने भी ब्लैक पॉइंट्स दिख रहे हैं सब एक्टिव वोल्केनोज है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। और अर्थक्वेक्स का जो भी लेवल है वो भी इधर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, जियोलॉजिकल हिस्ट्री फ्रॉम पेंजिया टू मॉडर्न इंडिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लाखों सालों पहले जो अर्थ का लैंड मास है वो ऐसे ही नहीं होता था, वहां पर एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट होता। जैसे अब तो हमें पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके अलग अलग नाम से, जैसे कि हमने पढ़ा था 6th क्लास के चैप्टर 2 में जो कि था ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। पर पहले सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, सिर्फ एक लैंड मास होता था जिसका नाम था पेंजिया, और टेक्टोनिक फोर्सेस ने उसको इवेंचुअली तोड़ दिया उस लैंड मास को, और उसको सुपर कॉन्टिनेंट को अलग अलग 2 लैंड्स में बांट दिया। जो कि पहला था अंगारा लैंड, जिसका नाम लोरेशिया भी था, जो कि था नर्दर्न लैंड मास कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। यानी कि पेंजिया का जो नर्दर्न मोस्ट जो हिस्सा था वो था अंगारा लैंड, जो कि प्रेजेंट डे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है। और गोंडवाना लैंड था जो कि सदर्न लैंड मास था, प्रेजेंट डे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका कंप्राइज जो है। अब ये देख लेते हैं मैप, इससे आप और अच्छे समझेंगे। जैसे पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर कुछ सालों बाद इसमें बीच में एक क्रैक आ गया, क्रैक आने के वजह से नीचे वाला पार्ट बन गया गोंडवाना, ऊपर वाला पार्ट बन गया लोरेशिया। इनके बीच में एक सी थी जिसका नाम था पेंथेलासिस सी, और बाद में जब इससे इंडिया अलग होने लगा था धीरे धीरे, तो इंडिया और एशिया के बीच में जो सी थी उसका नाम था टेथिस सी।
फिर कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगे और आज ये है प्रेजेंट डे की अर्थ। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एंडोजेनिक वर्सेस एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि इंटरनल फोर्सेस होते हैं अर्थ की, जो क्रस्ट के अंदर या फिर अर्थ के इंटरनल पार्ट में जो होते हैं, इनसे सडन मूवमेंट्स होती है, जैसे कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, या फिर स्लो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स जो कि होती है माउंटेन बिल्डिंग, फोल्टिंग, फोल्डिंग और क्रिएशन ऑफ रिफ्ट वैलीज और प्लेट्यूज। बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो कि सरफेस पर लगते हैं, जो कि सोलर एनर्जी या फिर ग्रेविटेशन ड्राइव होते हैं। दे एक्ट वाया एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस, वेव्स टू लेवल ओवर द लैंड। दिस लेवलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेडेशन। एक्सोजेनिक प्रोसेस को डीप में पढ़ लेते हैं तो ये एक्सोजेनिक प्रोसेस दो टाइप्स की होती है, वेदरिंग एंड इरोजन। ग्रेडेशन जो है, ये जो लेवलिंग होती है, ये एकम्प्लिश होता है दो सक्सेसिव स्टेजेस से, जो कि होते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। पहले वेदरिंग पढ़ लेते हैं। वेदरिंग में मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, यानी कि मैकेनिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन, टूटना रॉक्स का इन सिटू, यानी कि उनकी जो हैबिटेट है उसी में बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के। अब वेदरिंग तीन टाइप्स की होती है, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। ऐसी वेदरिंग जिसमें जो रॉक्स है वो टूटते हैं, टेम्परेचर चेंज, फ्रोस्ट एक्शन, यानी कि ज्यादा ठंड होने से, जैसे वो एक बार तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, एक बार गर्म होगा, एक बार ठंडा होगा, एक बार गर्म होगा, तो उसमें क्रैक आ जाते हैं। या फिर विंड एक्शन की वजह से। नेक्स्ट है केमिकल वेदरिंग, यानी कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं रॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या ऑक्सीजन के साथ, ऑर्गेनिक एसिड के साथ, जब वो टूट जाते हैं तो वो होती है केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है जब ब्रेकिंग डाउन होती है रॉक्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे कि प्लांट रूट्स। अब यूं लीजिए कोई पेड़ है, वो किसी पत्थर, उसकी जड़ें किसी पत्थर को क्रैक कर करके नीचे जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो वो पत्थर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें बड़ा क्रैक हो जाएगा और वो पत्थर जो मेन मास है उससे अलग हो जाएगा, तो ये होगी वेदरिंग। और ये भी बरोइंग एनिमल्स की वजह से भी हो जाता है। बात करते हैं इरोजन की। इरोजन का आप सबको पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि यानी कि जो सोइल धुल जाती है ऊपर से, उनके ट्रांसपोर्टेशन से फॉलो होती है, जो कि और अल्टीमेट डिपोजिशन यानी कि कहीं और लो लाइंग एरियाज में नेचुरल एजेंट्स के द्वारा होती है। इरोजन विंड से भी होती है, आइस से भी होती है, वाटर से भी होती है, ह्यूमन बीइंग से भी होती है, एटसेट्रा। बात करते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एंड देयर लैंडफॉर्म्स। डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स क्रिएट कैरेक्टरिस्टिक इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स ऑन द लैंडस्केप। जिसमें से पहला है रनिंग वाटर, यानी कि रिवर्स। रिवर्स मोस्ट प्रोमिनेंट एजेंट्स होती हैं इरोजन और डिपोजिशन की अक्रॉस द ग्लोब। एक रिवर जनरली तीन कैटेगरीज में डिवाइड होती है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अपर कोर्स में इरोजनल डोमिनेंस होता है, यानी कि अपर कोर्स से जो है रिवर वाटर फ्लो कर क्या रहा है, पर उधर से वाटर क्या कर रहा है कि जो भी सोइल है, उस जो भी रॉक्स के डेब्रीज हैं, उसको अपने साथ फ्लो करता हुआ ला रहा है। तो इससे क्या आएगा, वहां पे इरोजन ज्यादा होता है, यानी कि इरोजन इरोजन का डोमिनेंस होता है। वहां पर हाई स्पीड और स्टीप ग्रेडियंट लीड करता है वर्टिकल कटिंग के लिए, जिसकी वजह से वहां पर वी शेप्ड वैलीज और गोर्जेज और ड्रामेटिक वाटरफॉल्स जो है बन जाते हैं। बात करते हैं मिडिल कोर्स की। मिडिल कोर्स में अर्ली डिपोजिशन, यानी कि थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन शुरू हो जाता है और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस जो है अभी भी शुरू रहता है। वहां पर ग्रेडियंट फ्लैटन हो जाता है, लेटरल इरोजन बिगिन हो जाता है। रिवर बिगिन टू स्विंग साइड टू साइड, यानी कि रिवर जब है सांप की तरह चलने लगती है, यानी कि सीधी नहीं जाती है, जो कि मैसिव एस शेप्ड लूप्स बनाती है, जिनको कहा जाता है मेंडर्स। और कुछ टाइम के बाद जब ये लूप्स कट हो जाते हैं तो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से बन जाती हैं ऑक्सबो लेक्स। इसकी इमेजेस भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए अब जो ऐसे ये जा रही है रिवर सांप की तरह, तो जो ये बेंड है इसमें अचानक से, यानी कि अचानक से जो यू टर्न बोल रही है, तो इस हिस्से को कहते हैं मिएंडर। अब ये मिएंडर कभी तो जैसे इसमें इरोजन हुआ, मिट्टी आकर इकट्ठी हुई, डिपोजिशन हुआ, इरोजन पीछे से हुआ था, यहाँ पर डिपोजिशन हुआ, तो ये अब अलग पार्ट बन गया ये वन वाला, तो ये है होती है एक ऑक्सबो लेक। और इसमें एक स्टीप बैंक का और वो देखा है, वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये देख लेते हैं, ये है वाटरफॉल के बारे में। जब रिवर ऊपर से आती है तो ये जो टू पार्ट है हार्ड रॉक होता है, ये इरोड नहीं हो पाता रिवर की वजह से। पर जो ये थ्री है, ये गैप होता है बिटवीन, जैसे हमने कुछ मूवीज में देखा होता है, क्यों दिखाते हैं कि वाटरफॉल के पीछे कोई गुफा है, तो वो गैप होता है पक्का 100% मिलता है वो गैप, क्योंकि वाटर जो है अब दीवार से बिल्कुल चिपक के तो आने नहीं वाला इतने, अगर स्टीप होगी, स्लोप होगी। और फिर जो ये फोर्थ पार्ट है ये प्लंज पुल। अब पानी किसी जगह पर अगर लगातार जा रहा है तो वो कितना ही हार्ड रॉक हो, तो वो ओवर टाइम जो है इरोड होगा, वेदर होगा, वो उसमें वेदरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से उधर एक डीप एरिया बन जाएगा उस वाटर बॉडी का। फिफ्थ इसमें है रिवर, आगे रिवर अपने आप कंटिन्यू हो जाती है दोबारा से। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी देख लेते हैं लोअर कोर्स रिवर का, जिसमें डिपोजिशन जो है बहुत ज्यादा होता है, डोमिनेंस होती है डिपोजिशन की। रिवर एक्सट्रीमली स्लगिश और स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि वहां पर रिवर्स धीरे धीरे चलती है, स्लगिश हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा गिल्ली गिल्ली हो जाती है उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी के कंटेंट जो है उधर डिपोजिशन हो रहा है तो मिट्टी ज्यादा है, उधर मिट्टी ज्यादा है, पानी आ रहा है तो मिट्टी गिल्ली हो रही है, इसलिए स्लगिश हो जाती है वो। और स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल चैनल्स में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज, और वो डिपोजिट करती है उसके लोड को उसके माउथ पर,
फर्टाइल ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म्स बनाते हुए, जिनको बोला जाता है डेल्टास। इट ऑल्सो फॉर्म्स एलिवेटेड बैंक्स अलॉन्ग इट्स साइड कॉल्ड लीवीज एंड ब्रॉड फ्लड प्लेन्स। सुंदरबंस डेल्टा में बंगाल टाइगर पाया जाता है, वह ये लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है, और इनमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। ये देखिए डेल्टा की इमेज, डेल्टा कुछ ऐसे दिखते हैं ऊपर से। अभी जैसे ये दिखा भी रखा है कि रिवर ऊपर से आई, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका, पर और धीरे धीरे आइलैंड्स बार्स बने छोटे छोटे, मतलब छोटे भी नहीं होते ये और ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में। फिर ये आगे मिल जाती है सी में। तो जो ये बीच में ऐसे फीचर्स बनते हैं, तो इस वाले रीजन को, इस ट्रायंगुलर रीजन को कहा दिया जाता है डेल्टा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लैंडफॉर्म की, जो कि है ग्लेशियर्स, मूविंग आइस शीट्स। ग्लेशियर्स होते हैं मूविंग आइस शीट्स। ग्लेशियर्स होते हैं रिवर्स ऑफ आइस जो कि स्लोली मूव करते हैं, ग्रेविटी के फोर्स से मूव करते हैं। ये भी ये स्क्रेप होते हैं, प्लक होते हैं और रीशेप होते हैं अल्पाइन लैंडस्केप्स की तरह। इरोजनल लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं ग्लेशियर्स के। सर्क्स डीप आर्मचेयर लाइक डिप्रेशंस होते हैं जो कि माउंटेन वॉल्स में कार्व्ड होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। टू सर्क देख पा रहे हैं, ये सर्क हम कह सकते हैं कि कटोरी जैसे होते हैं, ये वेल लाइक होते हैं, आर्म चेयर लाइक होते हैं। ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। बात करते हैं अरीट्स और हॉर्न्स की। वन अरीट है, यानी कि मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये अच्छे से यहाँ से दूर से दिख नहीं रहा है। ये देखिए जो ये कॉर्नर चल रहा है इसको बोला जाता है अरीट, या फिर और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है हॉर्न। ये भी इरोजनल फीचर है ग्लेशियर्स का। बात करते हैं यू शेप्ड वैलीज, ये भी एक इरोजनल फीचर है। ये यू शेप्ड वैलीज कब बनती हैं? जब जो ग्लेशियर्स है वो अचानक से वाटरफॉल से किसी से गिर रहे हैं, तो वो यू शेप की हमें दिखाई देती है। बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, जो कि होती है मोरेन्स। मोरेन्स टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनमें की ये ग्लेशियर जब फैलता हुआ जाता है तो वो पीछे जो डिपॉजिट कर देता है अपने ही पीछे से लाए हुए डेब्रिज एटसेट्रा को, तो वो जो लैंडफॉर्म बनती है नई, उसे कहा जाता है मोरेन। ये एक डिपोजिशनल फीचर हो गया। बात करते हैं विंड एक्शन की। विंड एक्शन होता है एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, जैसे कि ड्राई डेजर्ट्स वगैरह में, जहाँ पर डेंस वेजिटेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से जड़ें जो है पौधों की वो मिट्टी को अच्छे से नहीं पकड़ पाती, जिसकी वजह से मिट्टी जो है ढीली रहती है और विंड उसको आसानी से उड़ा के ले जा सकती है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं विंड एक्शन की, जिसमें पहला है मशरूम रॉक्स, यानी कि इरोजन होते होते रॉक्स की ऐसी शेप बन जाती है कि मशरूम जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। यारदांग्स और वेंटिफेक्ट्स, डिफ्लेशन होलोज, इन तीनों की इमेज देख लेते ताकि आप अच्छे समझ पाए। मशरूम रॉक्स की मेरे पास इमेज नहीं है, पर भाई यारदांग की, यारदांग होते हैं ऐसे कुछ, इनमें से सैंड बीच में उड़ गई पर इनमें से नहीं उड़ पाई। ये वाला रीजन थोड़ा हार्ड था, ये वाला लूज था, तो इनमें से नहीं उड़ पाई सैंड, इसीलिए ऐसे ये इस पार्ट को बोलेंगे यारदांग। और जहां पर बहुत सारे यारदांग्स होंगे उस एरिया को बोलते हैं बैडलैंड्स। अब डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ विंड देख लेते हैं, जो कि है सैंड ड्यून्स। अब हमें पता है सैंड ड्यून्स को मिट्टी के टिब्बे भी बोला जाता है। इनमें बर्चन्स भी पाए जाते हैं जो कि क्रिसेंट मून शेप के होते हैं। बर्चन्स तो है ये, और ये है ट्रेवर्स ड्यून्स जो कि सैंड ड्यून्स भी बोला जाता है, और ये है स्टार ड्यून्स। अब बर्चन्स में क्या होता है कि बर्चन्स कुछ ऐसी शेप के होते हैं, कुछ ऐसी शेप के, यानी कि ये एक साइड से तो स्टीप होते हैं, यानी कि इस साइड से, और इस साइड से ये लेस स्टीप होते हैं, इनकी स्लोप जेंटल होती है। और इनमें ये दो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये हॉर्न किस साइड बनते हैं? अगर हवा इस साइड चल रही है, ऐसे चल रही है हवा, तो ये हॉर्न उस डायरेक्शन में ही बनेंगे, यानी कि विंड की डायरेक्शन जिस साइड जा रही होगी विंड, उसी डायरेक्शन में बनेंगे हॉर्न्स ऑफ द बर्चन्स। बात करते हैं लुइस की। लुइस भी एक टाइप ऑफ ड्यून्स ही कह सकते हैं, जो कि एक्सट्रीमली फाइन सिल्ट की वजह से होते हैं, जो कि एक्सट्रीमली फाइन मिल्टी होती है, उसकी वजह से जो बियॉन्ड से दूर जो जाके ऐसे डिपॉजिट्स बन जाते हैं उन्हें कहा जाता है लोइस। ये लोइस प्रोमिनेंटली मिलते हैं नॉर्दर्न चाइना में। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सी वेव्स एंड कोस्टल फोर्सेस। रिदमिक मोशन ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड कोस्टल करंट्स कंटिन्यूस एनर्जी एग्जर्ट करता है कोस्ट लाइंस पर, जिसकी वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में है सी क्लिफ्स, मैं इसकी इमेज दिखाऊंगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। सी केव्स, सी आर्क, सी स्टैक्स एंड सी स्टम्प्स। पहले इनकी इमेज देख लेते हैं। ये देखिए सी क्लिफ, जैसे कि अब हमें पता है, जैसे कि हम कई मूवीज में देखते हैं कि ऐसी क्लिफ, मान लीजिए यहाँ पर पानी है और यहाँ से सीधा नीचे कूद सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि बीच की तरह हो कि जेंटल जेंटल जा रहा हो ना, सीधी स्टीप स्लोप होती है यहाँ पर, तो यहाँ से जंप करके स्विमिंग करते हुए भी कई मूवीज में, वीडियोज में हमने देखा है जरूर।
सी केव होती है ये वाला रीजन जो थर्ड है, यानी कि सी जब अब इधर से लहरें आ रही तेज तेज तो ये इस पत्थर में लग रही है, ओवर टाइम ये धीरे 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 इरोड होता रहेगा ये पत्थर और ये केव बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं सी केव। नेक्स्ट देखते हैं सी आर्क। सी आर्क होता है ये सेकंड वाला, यानी कि बीच में से केव जो है आर पार हो गई हो जो केव, वो होती है सी आर्क। और वन ये हेडलैंड है, यानी कि ये कुछ ऐसे टाइप का बन गया हो। एलिफेंटा बीच है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, तो उस पर ये सेम लैंडफॉर्म देखने को मिलती है और ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। सी स्टैक होता है जो ऐसे वर्टिकल जो इसको साइड साइड से इरोड करके लेगा पानी और बीच में ये वर्टिकल रॉक खड़ा रह गया। अब देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। जो सेडिमेंट होता है, सैंड होता है, पेबल्स होता है, कैरिड बाय कंस्ट्रक्टिव वेव्स आर डिपॉजिटेड अलोंग द शोर टू फॉर्म बीचेस, सैंडबार्स एंड लगून्स। यानी कि बीचेस, सैंडबार्स एंड लगून्स ये तीनों होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या होते हैं। बीच तो आप सबको पता है होता क्या है। सैंड बार होता है ऐसा रीजन जैसे कि हम जानते हैं राम सेतु, अभी तो वो धीरे धीरे पानी में सबमर्ज होता जा रहा है, पर पहले जब वो पानी से हल्का सा ऊपर था तो उसे सैंड बार कह सकते थे, यानी कि पतला सा एरिया जो कि दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एजेंट पर, जो कि ग्राउंड वाटर एंड कार्स्ट टोपोग्राफी इन एरियाज अबंडेंट इन सोल्यूबल रॉक्स लाइक लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जो कि ग्राउंड वाटर में सोल्यूबल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका वैसे फॉर्मूला। सरफेस और सब सरफेस वाटर डिजोल्व्स द रॉक क्रिएटिंग यूनिक अंडरग्राउंड लैंडस्केप्स जिनको कार्स्ट टोपोग्राफी कहा जाता है, केव्स को। इरोजनल लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं, सिंक होल्स और केव्स एंड केवर्न्स। सिंक होल्स ये सब होते हैं सिंक होल्स, आपने आपके रीजन्स में देखा भी होगा, कई बार रोड्स पर भी देखा होगा, ऐसी जगह जहां पर पानी बहुत ज्यादा दिनों तक इकट्ठा रहता है, वहां से पानी मूव ही नहीं करता है, वो पानी उधर जम जाता है, तो वहां पर ऑफन हमें सिंक होल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि उधर का जो ग्राउंड है वो धस जाता है। बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। डिपोजिशनल मिनरल रिच वाटर ड्रिप्स स्लोली फ्रॉम केव रूफ्स, इवेपोरेशन लीव्स कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स को, जिसमें है स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट्स और पिलर्स। ये मैं आपको इमेज की थ्रू समझाता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। स्टेलेक्टाइट होता है ऐसे रॉक्स, ऐसे शार्प रॉक्स जो कि रूफ से लटक रहे हैं केव के अंदर, उन्हें बोला जाता है स्टेलेक्टाइट्स। जो ग्राउंड से खड़े हैं केव के अंदर उन्हें बोलता है स्टेलेगमाइट्स। अब इसका ट्रिक क्या है, स्टेलेग में जी आ रहा है, स्टेलिग में जी आ रहा है तो वो ग्राउंड से है, स्टेलेग में सी आ रहा है तो वो छत से हैं। पिलर जो छत से लेके ग्राउंड तक जुड़े हुए हैं उन्हें बोलते हैं पिलर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस एंड नेचुरल हैजार्ड्स। लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स, सॉइल इरोजन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि लैंडस्लाइड्स, हमने सबको पता है लैंडस्लाइड्स क्या होती है, यानी कि जब स्टीप स्लोप्स पर क्लेई सॉइल के प्रेजेंस में जो अर्थक्वेक के ट्रिगर वगैरह से लैंडस्लाइड्स, जो लैंड है वो स्लाइड कर जाता है ओवर द स्टीप स्लोप्स, तो उसे बोला जाता है लैंडस्लाइड्स। एवलांचेस जो हम मूवीज में भी हमने देखा है, ग्लेशियर्स वगैरह से या फिर ऐसे पहाड़ों से जिन पर बर्फ जम रखी है, उन पर से जब धीरे धीरे स्नो रोल करती हुई आती है नीचे, अपने साथ और डेब्रिस और रॉक्स को इकट्ठा लाते हैं, जब वो दूर से वो दिखती है जैसे कि बहुत बड़ा स्टोर मारा है ऑफ आइस, उसे बोलते हैं एवलांच। बात करते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स की। ये मैं आपको इमेज और केस में स्टडी से समझाऊंगा, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सोइल इरोजन और ह्यूमन एक्टिविटी हम पीछे पढ़ चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, पहले देखते हैं एवलांच। एवलांच आर कॉज्ड बाय सडन instability of snow on steep mountain slopes. Heavy snowfall within a short period of adds extra weight to the snowpack, making it unstable, especially when it rests on weak or loosely bonded layers of snow. A sudden rise in temperature can cause reduction in the friction that holds the snow together. Strong winds may also pile up snow unevenly, creating fragile layers. Natural disturbances such as earthquakes and vibrations, as well as human activities like skiing, trekking, or construction in mountainous areas can trigger avalanches by disturbing the balance of the snow covered slopes. ये avalanche की आप इमेज देख सकते हैं, जो कि दूर से लग रहा है कि बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है ऑफ स्नो। बात करते हैं डस्ट स्टॉर्म्स की, जिसे बोलते हैं आंधी। ये सिंपल सी चीज है, इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। लैंडस्लाइड, जैसे कि मैंने बताया, लैंडस्लाइड होते हैं स्टीप स्लोप्स पर क्लेई सॉइल प्रेजेंस होना चाहिए, स्टीप स्लोप्स होनी चाहिए, और ये ट्रिगर होते हैं अर्थक्वेक एटसेट्रा के द्वारा। बात कर लेते हैं GLOFs, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉज होते हैं सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर लेक्स। जब अचानक से बहुत ज्यादा वाटर, बहुत ज्यादा ग्लेशियर लेक्स में से आइस पिघल जाती है और बहुत ज्यादा वाटर जो एक साथ फ्लो करता हुआ आता है नेचुरल या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से, तो रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर्स इंक्रीजेस द साइज एंड वाटर लेवल ऑफ ग्लेशियर लेक्स, पुटिंग प्रेशर ऑन देयर नेचुरल डैम्स मेड ऑफ आइस और लूज मोरेन्स. Heavy rainfall or intense snowfall can add excess water to these lakes. Earthquakes, avalanches, or landslides may strike the lake or weaken the dam, leading to its sudden collapse. As a result, the stored water is released abruptly, causing destructive floods in downstream areas.
बाकी इस पॉइंट पे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कम्प्लीटली असेस कर चुके हैं। आपने भी देखा कि हमने एनसीईआरटी की कितनी सारी केस बेस्ड स्टडीज और फैक्ट्स को लेकर चला है, वह मेरे नोट से मैंने आपको बेस्ट टॉपिक बेस्ट कंसेप्ट देने की कोशिश करी है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।